डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अली खालिद, जो कि आपको पता ही होगा। और आज बेसिकली जो वीडियो मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, ये वो टॉपिक है जिस पे सबसे ज़्यादा बच्चों की डिमांड थी। और मैं सिर्फ 2 दिन पहले ही रिकॉर्ड करा रहा हूँ ड्यू टू टाइम इश्यूज़ और बाकी भी मसले चल रहे थे। लेकिन यार, ये अगर आप वीडियो एंड तक देख लेते हो ना, डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन को हलवा लगेगा। सबसे पहले सोचो, हम नॉर्मलाइजेशन करते क्यों हैं? ठीक है, नॉर्मलाइजेशन क्यों करता है? ताकि हम रिडंडेंसी रिमूव कर पाए। फॉर एग्जांपल, रिडंडेंसी क्या होती है? अब देखो, एक ही टेबल है, ठीक है, एक ही टेबल है, उसमें आपके पास ये लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड एक ही उसमें आ रहा है, फिर यहाँ पे एक ही रूम के अंदर आ रहा है, ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, लाहौर ये देखें, ठीक है। उसके अलावा बेसिकली आपके पास रिडंडेंसी क्रिएट हो सकती है। अब रिडंडेंसी कैसे क्रिएट हो सकती है वो भी हम देख लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल, ये आपको एक टेबल दे दिया गया, ठीक है, टेबल दे दिया गया। अब ये अननॉर्मलाइज टेबल है, नॉर्मलाइज नहीं है, ठीक है। तो इसमें 3 प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। एक इंसर्शन एनॉमली, एक अपडेशन एनॉमली, एक डिलीशन एनॉमली, ठीक है। अब इंसर्शन एनॉमली क्या है? इंसर्शन एनॉमली क्या है? फॉर एग्जांपल 2 मिनट के लिए आप एक चीज़ एज्यूम कर लो। एज्यूम क्या करना है कि आप इसके अंदर एक मुल्तान का मुल्तान की सिटी डालना चाहते हो इसी टेबल के अंदर, ठीक है। मुल्तान की सिटी डालना चाहते हो और उसका पोस्टल कोड लेट्स सपोज 60,000 है, ठीक है। ताकि अगर मुल्तान का फ्यूचर में कोई ऑर्डर आए, ठीक है, तो रेडी हो इन्फॉर्मेशन, पहले से यहाँ पे मुल्तान और 64,000 लिखा हो, ठीक है, बस नाम उसका ऐड हो जाए और प्रोडक्ट आ जाए। लेकिन अगर आपको इस टेबल के अंदर ये चीज़ डालनी है, इंसर्ट करनी है, तो आपके पास प्रोडक्ट होना लाजमी है, आपके पास कस्टमर होना लाजमी है, आपके पास उसकी आईडी होना लाजमी है, ठीक है। चलो, आईडी आप फिर भी लिख दो अपने से 2006 करके, लेकिन कस्टमर कहाँ से आएगा, प्रोडक्ट ऑर्डर कहाँ से आएगा? क्या फर्जी लिखोगे? तो ये इशू रहता है अगर टेबल अननॉर्मलाइज्ड हो, ठीक है। दूसरा मसला अपडेशन एनॉमली का। फॉर एग्जांपल, हमें यहाँ से लाहौर का पोस्टल कोड गलत लिख दिया था, 54,000 नहीं था, 51,000 था। अब हमें ये पोस्टल कोड 3 जगह ठीक करना पड़ेगा। अगर यही टेबल नॉर्मलाइज्ड होता तो हमें एक जगह करना पड़ता। डेटा रिडंडेंसी आ रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मेरा जो कंप्यूटर ऑपरेटर था वो बहुत भंगी था और उसने 54,000 वाले को चेंज नहीं किया। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे पोस्टल कोड कुछ और आ रहा होगा, यहाँ कुछ और आ रहा होगा, यहाँ कुछ और आ रहा होगा। तो ये मसला हो सकता है। तीसरा मसला, डिलीशन एनॉमली। अच्छा, डिलीशन एनॉमली क्या होती है? फॉर एग्जांपल, सादिया ने सोचा कि मैं अब ये प्रिंटर ऑर्डर नहीं करना चाहती क्योंकि प्रिंटर का मैंने रिव्यूज़ अच्छे नहीं सुने, तो इस टेबल को मुझे डिलीट करना पड़ेगा। और जब इस टेबल को मैं डिलीट करूँगा तो ये इस्लामाबाद और 44,000 भी उड़ जाएगा। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट थी, ठीक है, लेकिन ये भी उड़ानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास सादिया जा रही है तो पूरा टेबल साथ लेकर जाएगी, ठीक है। तो ये 3 मसले बेसिकली एक अननॉर्मलाइज टेबल के अंदर आते हैं। अब नॉर्मलाइज टेबल कैसा होता है और उसमें ये मसले कैसे हल होते हैं वो हमने देखना। तो एग्ज़ाम में जब भी आपको अननॉर्मलाइज टेबल दिया गया हो तो आपने एक लाइन लिखनी है जिससे आपको फ्री के 2 नंबर मिलेंगे। क्या? दिस डिज़ाइन ऑफ टेबल सफ़र फ्रॉम इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन एनॉमली बिकॉज डाटा इज रिडंडेंट, सो इट शुड बी नॉर्मलाइज्ड। और आगे फिर आपने नॉर्मलाइजेशन के टेबल्स बनाने। अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ते हैं नॉर्मलाइजेशन के। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ की तरफ। यार, मुझे बहुत टाइम लग रहा है तो इसे प्लीज़ सही से देखना और रेट लाजमी करना। कमेंट मुझे चाहिए आप लोग की तरफ से। अगर मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना किसी चीज़ पे, तो मुझे कुछ ना कुछ मोटिवेशन चाहिए होती है। तो यार, ये मोटिवेशन मेरी कि आप लोग इस पर कमेंट करो, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले एटॉमिक वैल्यूज़ की तरफ जाते हैं। व्हाट इज़ एटॉमिक वैल्यू? ठीक है, एटॉमिक वैल्यू क्या होती है? सबसे पहले अपने आप से ये सवाल करना है, क्योंकि ना ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये आपको नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि भाई, मतलब कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस टर्म्स का पता होना ज़रूरी है। एटॉमिक वैल्यू कहता है कि एक सेल में सिर्फ एक वैल्यू होनी चाहिए। एक सेल में एक वैल्यू होनी चाहिए। इधर कितनी वैल्यूज़ हैं? अबे शिट, 1 2, ठीक है। अब एक सेल में जब एक वैल्यू होगी तो वो कैसी होगी? ऐसा होगा, ठीक है। ये एक सेल है, ये अलग सेल है, ठीक है। तो बेसिकली आप इसे ऐसे भी अरेंज कर सकते हो और ऐसे भी अरेंज कर सकते हो, लेकिन अलग सेल में, ठीक है। अब वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये आपके पास एटॉमिक वैल्यू होगी प्राइमरी की।
वो की जो यूनिक होती है, ठीक है, वो की जो यूनिक होती है, वो कॉलम जो यूनिक होता है। ये सेट ऑफ कॉलम भी हो सकते हैं, 2 कॉलम्स भी हो सकते हैं, ठीक है, सेट ऑफ कॉलम्स भी हो सकते हैं जो यूनिक हो, जैसे कि आईडी हो गई, आईडी नंबर, आईडी कार्ड नंबर। सीएनआईसी नंबर, क्या आपका सीएनआईसी नंबर किसी और बंदे के पास सेम सीएनआईसी नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है, तो वो यूनिक की है। व्हाट इज कंपोजिट की? कंपोजिट की आपके पास क्या होता है? कंपोजिट की क्या होता है? जब 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम मिलकर एक प्राइमरी की बनाते हैं ना, उसे कंपोजिट की कहते हैं, ठीक है। 2 या ज़्यादा कॉलम मिलकर एक प्राइमरी की बनाते हैं तो उसे कंपोजिट की कहते हैं। बेसिकली कंपोजिट की आप उसमें भी बना रहे होते हो, किसके अंदर बना रहे होते हो आप? 2NF के अंदर। तो कंपोजिट की मैं आपको ऐसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, बल्कि यार 2NF में ना इसको हम डिटेल में कर देते हैं, ठीक है, तो इतना इशू नहीं है, इसको हम 2NF के अंदर डिटेल में देख लेते हैं। अभी आगे हम आ रहे हैं ना, आगे मैं आपको समझा देता हूँ। फॉरेन की को हम 3NF के अंदर डिटेल में देख लेंगे, नो इशू एट ऑल, वहाँ पे मैं आपको इसको डिटेल में समझा दूंगा। बेसिकली ये लिंक करता है, ठीक है, लिंक करेगा, टेबल को लिंक करेगा, लिंकिंग करेगा। व्हाट इज़ फंक्शनल डिपेंडेंसी? टाइप ऑफ प्राइमरी की, आप ऐसे कह लो, मतलब मैं आपको बताता हूँ कैसे। आपने 2001 लिखा, ठीक है, एक प्राइमरी की लिखी, आपको पता है आगे अहमद खान नाम आने वाला है, ठीक है, तो ये फंक्शनल, ये नेम जो है ना फंक्शनली डिपेंडेंट है, किसके ऊपर? प्राइमरी की के ऊपर। ये फंक्शनली डिपेंडेंट है। तो जब भी मैं फंक्शनली डिपेंडेंट बोलूँ तो इसका मतलब कि जब भी आईडी का नंबर आएगा तो लाजमी बात है कि कस्टमर का नेम आने वाला है, ठीक है। तो वो आपसे ये पूछवा सकता है एमसीक्यूज़ के अंदर, तो ये टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। आगे हम डायरेक्ट फिर इसकी तरफ बढ़ते हैं, पार्शियल डिपेंडेंसी की तरफ। पार्शियल डिपेंडेंसी कब क्रिएट होती है? 2NF के अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही होती है, याद रखना। अच्छा, मैं 1NF समझा चुका हूँ, आप लोगों ने शायद गौर नहीं किया। प्रोडक्ट ऑर्डर, दोनों नहीं आएंगे, दोनों, जब तक दोनों नहीं आएंगे, दोनों, तब तक क्वांटिटी नहीं आ सकती। अकेला लैपटॉप भी क्वांटिटी को नहीं ला सकता, ये भी याद रखना, ठीक है। मतलब कैसे, मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने कहा सिर्फ प्रोडक्ट ऑर्डर और क्वांटिटी प्रोडक्ट ऑर्डर पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, तो आपने लैपटॉप लिखा, अब यहाँ पे 1 भी आ जाएगा और 2 भी आ जाएगा, तो अब आपको क्या पता कि अली का कौन सा है? तो उसके लिए ऑर्डर आईडी होना लाजमी है, यानी कि आपके पास ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट ऑर्डर, ये दोनों एक कॉम्पोजिट की बनाएंगे, ठीक है। ये एक पार्शियल डिपेंडेंसी है कि ये 2 कॉलम अब आपके पास एक कॉम्पोजिट की बनाएंगे, ठीक है। कॉम्पोजिट की का बता रहा था ना कि यूनिक कॉलम, सेट ऑफ यूनिक कॉलम्स, तो ये रहा आपके पास कॉम्पोजिट की, ये दोनों कॉम्पोजिट कीज़ है, ठीक है। अब ये दोनों जब आएंगे तो आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी। ये एक टेबल हो गया और कस्टमर नेम के साथ ऑर्डर आईडी का एक अलग टेबल हो गया, जो कि एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है। ये आपके पास 2NF की कंप्लाइंस हो जाएगी। सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा मैं इधर उधर हो गया था। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आप जब 2001 लिखो, हम यहाँ पे एक ऐसी चीज़ डाल देते हैं, 2001 लिखो तो अली का एक और ऑर्डर हो और उसके ऊपर पोस्टल कोड हो 26,000 हो, वहाँ पे आ रहा हो कोई मुल्तान, ठीक है। अब इसे ऐड कर दो, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि जब आप 2001 लिखो तो आपको ये ना पता चले कि आपकी सिटी कौन सी है, क्योंकि 2001 के 2 ऑर्डर हैं और सिटीज़ दोनों की डिफरेंट है, ठीक है। तो लेकिन जब आप यहाँ पे पोस्टल कोड लिखोगे ना, यहाँ पे पोस्टल कोड लिखोगे तो पोस्टल कोड के साथ आपके पास हमेशा सेम सिटी आएगी। यहाँ पे देख लो 54,000 लाहौर। अब देखो ये जो की है ना, ये वाली की पोस्टल कोड, ये इटसेल्फ आईडी नंबर पे डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि देखो आईडी नंबर 2003 तो आपके पास पोस्ट कोड आएगा, वरना नहीं आएगा। आईडी नंबर 2001 तो पोस्ट कोड आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। पोस्ट कोड इटसेल्फ कुछ भी नहीं है। जब आईडी आएगी फिर नेम आएगा तो पोस्ट कोड आएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद आपके पास बेसिकली सिटी आएगी। लेकिन सिटी ऑर्डर आईडी पे नहीं डिपेंडेंट डायरेक्टली, सिटी आपके पास डिपेंडेंट है पोस्ट कोड के ऊपर, ठीक है। सिटी किस पे डिपेंडेंट है? पोस्ट कोड के ऊपर। सिटी डिपेंडेंट है पोस्ट कोड के ऊपर, यानी पोस्ट कोड आएगा तो सिटी आएगी, पोस्ट कोड आएगा तो सिटी आएगी। यानी कि एक नॉन कॉम्पोजिट की किसी दूसरे नॉन कॉम्पोजिट की पे डिपेंडेंट है और ये नॉन की कॉम्पोजिट की खुद एक प्राइमरी की पे डिपेंडेंट है, ठीक है, समझ गए। एक नॉन कॉम्पोजिट की, ये लाहौर सिटी, किसी दूसरे नॉन कॉम्पोजिट की पोस्टल कोड पे डिपेंडेंट है जो कि खुद प्राइमरी की पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो बेसिकली आप
अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ कंप्लीट क्वेश्चन ऑन नॉर्मलाइजेशन फॉर्म्स। और जो मैंने बेसिकली आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन फॉर्म की ऊपर एक बुनियाद रख दी है, उसका सोल्यूशन इधर होगा। 1NF में आपसे वादा नहीं किया कि मैं आपको करूँगा। 1NF इज़ वेरी इजी, वो आप आराम से कर सकते हो, उस पर टाइम ज़ाया कर नहीं करते। मैं क्यों आप लोगों का टाइम ज़ाया करूँ, ठीक है। अब बेसिकली क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में प्राइमरी कीज़ बताई हुई होंगी, क्वेश्चन आपको बिजनेस रूल्स बताएगा। ऐसे पढ़ के डर मत जाना। भी एक बच्चे ने मुझसे कहा, सर मैं तो समझा था कि इसमें बताई होंगी लेकिन बताई नहीं। याद रखना, याद रखना, एग्जाम के अंदर जब तक पूरा सवाल ना पढ़ो पैनिक नहीं करना। मुझे इस बार बहुत उम्मीद है कि नॉर्मलाइजेशन या ऑल एप से एक सवाल बन रहा है। नॉर्मलाइजेशन को अच्छे से देख लो, ठीक है। ब्राइट फ्यूचर एक एकेडमी है जो अपने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एक स्प्रेडशीट में रख रही है। हर स्टूडेंट एक से ज़्यादा कोर्सेज में एनरोल हो सकता है और एक कोर्स एक ही टीचर ने टॉट किया। फॉर एग्जांपल बिजनेस लॉ अगर मिस आयशा पढ़ा रही है तो बिजनेस लॉ हर जगह मिस आयशा पढ़ा रही है, ठीक है। और हर कोर्स का सिर्फ एक इंस्ट्रक्टर होता है, सही है। ये तो हो गया। यू आर गिवन द फॉलोइंग बिजनेस रूल्स। ये देखो कितना गंदा डेटा है, कितना गंदा डेटा, कितनी रिडंडेंसी है। नीचे रूल्स दिए हुए हैं। हर स्टूडेंट का एक नाम और एक सिटी है, लाजमी याद है यार, एक हर स्टूडेंट का यही होगा ना, डिफरेंट थोड़ी हो सकता है। अब खैर, हर कोर्स के अंदर एक टाइटल है और वो एक ही टीचर पढ़ाता है, ऊपर भी पढ़ लिया। हर इंस्ट्रक्टर का एक नेम है, ये हमें पता है, ठीक है। अ ग्रेड बिलोंग्स टू अ स्पेसिफिक स्टूडेंट इन स्पेसिफिक कोर्स। स्पेसिफिक का वर्ड जहां आ जाए लिख लो, अपने साथ किताबें खोल लो। स्पेसिफिक का वर्ड जहां आ जाए वो आपके पास प्राइमरी की है। स्पेसिफिक का वर्ड कहाँ आ जाए वो आपके पास प्राइमरी की है। स्पेसिफिक यानी कि ग्रेड आपके पास स्पेसिफिक स्टूडेंट इन अ स्पेसिफिक कोर्स, ये एक कॉम्पोजिट की है। दो कॉलम मिलके एक ग्रेड को बेसिकली, मतलब ग्रेड स्पेसिफिक स्टूडेंट और स्पेसिफिक कोर्स का कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जांपल SO3 बिलाल अहमद का है और इसका ग्रेड कुछ भी आगे हम देखते हैं, CA2 कोर्स वगैरह वो सारा देख लेते हैं, ठीक है। वो हम देख लेते हैं, थोड़ा हल्के हो जाओ। अब सिर्फ आपको बता दी कि इसने यहाँ पे बताई हुई है, ठीक है, चीज़ें बताई हुई हैं इसने आपको फ्री में नहीं छोड़ा हुआ। इसने कोर्स आईडी ये दी हुई है हमारे पास, ये अपना फ्री में नहीं छोड़ा हुआ। आगे आपके पास ऑटोमेटिकली एक टेबल आ जाएगा 1NF का, जिसे आपने रीड कर लेना, प्रॉपर सोल्यूशन है, ठीक है। हम आगे 2NF की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। 2NF में आपको 1NF से एक्सप्लेन करूँगा और 2NF का टेबल पर सामने आ जाएगा और हो सकता है मैं 2NF सॉल्व करवा दूँ खुद ही, ठीक है। अच्छा, अब हम 2NF की कंप्लाइंस की तरफ बढ़ रहे हैं और ये बेसिकली आप लोगों ने गौर से देखते रहना है। हम एक ही सवाल के अंदर तीनों कूज़ों को बंद कर रहे हैं। दरिया को कूज़े पे बंद करने वाली बात है, लेकिन चलो आप लोग को याद आ गया है तो हम कर लेते हैं। देखो, जब 1NF में हमारे पास कन्वर्ट हुआ, अब आप देखो इसके अंदर हमारे पास मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट ID और कोर्स कोड हमारे पास प्राइमरी की है, ठीक है। ये हमारे पास एक प्राइमरी की है, यानी इसे आप कंपोजिट की कह लो। दो है ना, 2 कॉलम्स हैं। जब 2 कॉलम्स हो तो फिर आप इसे कंपोजिट की कहते हो। तो ये आपके पास एक कंपोजिट की है, ठीक है। ये आपके पास एक कंपोजिट की है। ये आपके पास दो कॉलम्स है जो कि दोनों प्राइमरी के। अब ग्रेड तो आपको ऊपर ही लिखा होता है ना कि ग्रेड इस पे डिपेंड करता है, इन दोनों पे। जब तक ये दोनों नहीं होंगे तब तक ग्रेड नहीं आएगा। जब ये दोनों आ जाएंगे तो ग्रेड आ जाएगा। ये पार्शियल डिपेंड, बेसिकली आपके पास डिपेंडेंट है। ये सही है, ये सही है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। ये फुल की पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन स्टूडेंट नेम और सिटी ये तब आते हैं जब आपके पास स्टूडेंट ID आ जाए, यानी पार्शली डिपेंड कर रहे हैं। ये पार्शली डिपेंड कर रहे हैं स्टूडेंट ID पे। स्टूडेंट नेम और सिटी तब आते हैं जब स्टूडेंट ID आ जाए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप कहते हो नहीं कोर्स ID से भी तो आ जाएंगे, नहीं आएंगे भाई। कोर्स ID आपने C20 लिखी तो हो सकता है C20 वाला जो है बिलाल अहमद हो, ठीक है। C20 वाला अहमद रज़ा भी है, तो 2 लोग हैं, वो नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन अगर जब आप SO1 लिखोगे तो अहमद रज़ा ही आएगा, SO2 लिखोगी तो सारा खान ही आएगी, ठीक है। तो आपके पास क्या है, लिख लो अपने किताबों में, लिख लो। ये दोनों प्राइमरी कीज़ हैं, ये दोनों प्राइमरी कीज़ हैं। ग्रेड इन प्राइमरी कीज़ पे डिपेंड कर रहा है। कैसे, ऊपर उसने बताया हुआ है, हमें वैसे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलो कर देते हैं। SO2 और C10 जब ये आएंगे तो आपके पास B पॉजिटिव आएगा, ठीक है। कोर्स कोड ये ऊपर उसने बताया हुआ है, हमें खुद प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, तो प्रूफ क्यों करें। उसने ऊपर बताया हुआ है, जब उसने ऊपर बता दिया हमें प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है।
और ये स्टूडेंट सिटी नेम तब आते हैं जब आपके पास स्टूडेंट आईडी आ जाए, कोर्स कोड से नहीं आते। लेकिन स्टूडेंट आईडी से कोर्स टाइटल नहीं आएगा, कोर्स टाइटल 2 आ जाएंगे, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं आएगा। लेकिन जब आप कोर्स कोड लिखोगे तो आपके पास कोर्स कोड का स्पेसिफिक कोर्स टाइटल आ जाएगा। ये ऊपर उसने बताया हुआ है और हम इधर से प्रूव भी कर रहे हैं कि C10 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही आएगा हर बार, ठीक है। यानी कि कोर्स टाइटल, इंस्ट्रक्टर आईडी और इंस्ट्रक्टर, ये तीनों डिपेंड कर रहे हैं कोर्स कोड पे। जब कोर्स कोड आएगा तो ये तीनों चीज़ें आएंगी, ठीक है। क्योंकि फॉर एग्जांपल C10 है तो C10 का I1 ही आएगा हमेशा, ठीक है। लेकिन चेंज भी हो सकता है। आपके लिए उसके क्या सीन है कि कोर्स टाइटल होना लाजमी है। कोर्स टाइटल आएगा तो आपके पास इंस्ट्रक्टर आईडी आएगी, इंस्ट्रक्टर आईडी आएगी तो आपके पास इंस्ट्रक्टर आएगा। यानी कि ये वाला टेबल कोर्स कोड पे डिपेंड कर रहा है, ये वाला टेबल कोर्स कोड पे डिपेंड कर रहा है, और स्टूडेंट नेम और सिटी स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट नेम और सिटी स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड कर रहे हैं। जब भी SO2 आएगा तो आपके पास सारा खान आएगी, और सारा खान की सिटी कौन सी है? कराची, ठीक है। तो अब इनका अलग-अलग आपने टेबल बना देना। समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही? इनका अलग-अलग टेबल बना देना। का टेबल कैसे बनेगा वो हम बना लेते हैं। सबसे पहले आप स्टूडेंट आईडी, SO1, SO2, SO3, ठीक है। ये स्टूडेंट आईडी आ गया आपके पास। इसके अगेंस्ट आपके पास स्टूडेंट नेम आ गया। ये पार्शली डिपेंडेंट है क्योंकि ये आपके पास कॉम्पोजिट की पे डिपेंड नहीं कर रहे, ठीक है। ये एक प्राइमरी की पे तो डिपेंड करते हैं लेकिन दूसरी प्राइमरी की पे डिपेंड नहीं कर रहे। अगर ये दोनों पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि मतलब ये दोनों आएंगे तभी हम आएंगे, तो ये फिर पार्शल डिपेंडेंसी ना होती, ठीक है। और सिटी यहाँ पे अहमद रज़ा, सारा खान, बिलाल अहमद, ठीक है, लाहौर, कराची, लाहौर, ठीक हो गया। ये एक टेबल बन गया। दूसरा टेबल हमारे पास कौन सा? पार्शियल डिपेंडेंसी का। कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, इंस्ट्रक्टर आईडी एंड इंस्ट्रक्टर, ठीक है। इनका अलग है कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, ठीक है। इनका अलग टेबल बनेगा, कोर्स कोड, कोर्स टाइटल का एक अलग टेबल बनेगा, ठीक है। इंस्ट्रक्टर आईडी और इंस्ट्रक्टर यहाँ पे आप लिख देना। फिर ये जो स्टूडेंट आईडी और कोर्स कोड थे ये कॉम्पोजिट की था और ग्रेड इस पर डिपेंड कर रहा था, तो इनका एक अलग टेबल बनेगा, ठीक है। स्टूडेंट आईडी, कोर्स कोड, ग्रेड B+, AC, ठीक है। C10 और यहाँ पे आप लिख देना, फिल कर देना अपने हिसाब से, और स्टूडेंट आईडी भी फिल कर देना जो भी आपके पास आ रही है, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली पार्शियल डिपेंडेंसी की कंप्लाइंस हो जाएंगी सारी की सारी। ये आपके पास 2NF हो गया। लेकिन अभी भी अब आपके पास 3NF की नॉन कंप्लाइंस है। कैसे? यहाँ जो आपके पास बेसिकली इंस्ट्रक्टर आईडी आ रही होगी, यहाँ पे जो आपके पास इंस्ट्रक्टर आईडी आ रही होगी, इंस्ट्रक्टर डिपेंड कर रहा है उसके ऊपर। देखो इंस्ट्रक्टर आईडी और इंस्ट्रक्टर, चलो उसको 3NF को नेक्स्ट उसमें वीडियो में स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास सोल्यूशन है ना, तो वो जब इधर पेस्ट कर दूंगा तो आप लोग को अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। अच्छा यार, अभी हम 2NF जब कर रहे थे ना, कुछ भंगियों का सवाल होगा कि सर आपने इंस्ट्रक्टर आईडी को कोर्स कोड के साथ कहाँ जोड़ दिया, तो उस पर डिपेंड ही नहीं करता। चलो मैं आपको प्रूफ करके देता हूँ। इधर से नहीं लग रहा होगा, इधर से लगेगा। SO1 है, कौन सा इंस्ट्रक्टर आईडी? I1, ठीक है। SO1 है, कौन सी है? I2, ठीक है। SO2 I1, ये डिपेंड नहीं कर रहा। अब देखो C10 I1, C10 I1, ठीक है। C20 I2, C20 I2, यानी कि कोर्स कोड डायरेक्टली इंस्ट्रक्टर आईडी कोर्स कोड पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, ठीक है। समझ आ गई? एक सवाल मुझसे किसी ने पूछा था तो मैंने उसको समझा दिया और आप लोगों को भी समझा दिया, ठीक है, इस वीडियो के थ्रू। अब ये आपके पास 2NF की कंप्लाइंस का दूसरा टेबल है, ठीक है। ये पूरा टेबल नहीं है, वो मैं आपको सोल्यूशन शेयर कर दूंगा तो उसमें देख लेना। 2NF की कंप्लाइंस का दूसरा टेबल जो हमने बनाया था। अब इसके अंदर आप देखो कि हमारे पास कोर्स टाइटल एक नॉन कॉम्पोजिट की है, इंस्ट्रक्टर आईडी एक नॉन कॉम्पोजिट की है, इंस्ट्रक्टर एक नॉन कॉम्पोजिट की है, कोर्स आईडी एक प्राइमरी की है जो कि लिखा भी हुआ है। अब कोर्स टाइटल प्राइमरी की पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है, ठीक है।
यानी कि आपके पास C10 जहाँ भी आएगा तो वहाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग आएगी। आओ चेक भी कर लेते हैं। C10 जहाँ भी आएगा हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग आएगी। C10 जहाँ भी आएगा हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग आएगी, ठीक है। इसी तरह C20 जहाँ भी आएगा हमारे पास बिजनेस लॉ आएगा। जहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग आएगी वहाँ पे हमारे पास, जहाँ पे भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग आएगी बेसिकली वहाँ पे इंस्ट्रक्टर आपके पास सेम होगा क्या? इंस्ट्रक्टर चेंज है, ठीक है। तो हमारे पास इंस्ट्रक्टर और कोर्स टाइटल तो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा, ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे इंस्ट्रक्टर आईडी आएगी I1 वहाँ पे इंस्ट्रक्टर सेम आएगा। जहाँ पे इंस्ट्रक्टर आईडी आएगी यानी इंस्ट्रक्टर सेम आएगा, यानी कि इंस्ट्रक्टर आईडी पे डिपेंड कर रहा है, ना तो वो इस पे डिपेंड कर रहा है ना वो प्राइमरी की पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि वो इस वाली नॉन कॉम्पोजिट की पे साथ डिपेंड कर रहा है। कौन? इंस्ट्रक्टर का कोड जब भी आपके पास I1 आएगा तो मिस कामरान आएगा, मिस्टर कामरान आएगा। I1 मिस्टर कामरान, यानी कि इंस्ट्रक्टर आईडी आपके पास इंस्ट्रक्टर जो है इंस्ट्रक्टर आईडी पे डिपेंड कर रहा है, एक नॉन कॉम्पोजिट की दूसरी नॉन कॉम्पोजिट की पे डिपेंड कर रही है। अब आप कहोगे सर ये इंस्ट्रक्टर आईडी कैसे नॉन कॉम्पोजिट की है? ये ऐसे नॉन कॉम्पोजिट की है जैसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया कि जब आपके पास हमेशा C10 आएगा तो आपके पास हमेशा एक I1 की कोर्स आईडी आएगी। SO2 से आपके पास SO2 से I1 तो आ जाएगा, लेकिन SO2 जब आप लिखोगे तो चेंज भी हो सकता है, कोर्स चेंज भी हो सकता है, ठीक है। SO1 SO2 पे भी I1 आ रहा है, SO1 पे भी I1 आ रहा है, तो इससे मसला हो सकता है। लेकिन कोर्स आईडी जब भी C10 आएगा तो आपके पास I1 आएगा, यानी कि कोर्स कोड पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। अब यार क्वेश्चन में अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट है तो उससे पॉइंट ना करना, सर ये भी तो ऐसे कर रहा था, इंसान हो, मसला हो सकता है, टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, लेकिन जो समझाने की कोशिश कर रहा है वो समझो कि ये वाला नॉन की एट्रीब्यूट दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा है, और ये एक नॉन की एट्रीब्यूट है जो खुद एक प्राइमरी की पे डिपेंड कर रहा है। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है या नहीं है बच्चों? ऐसा बोलो, ऐसा है या नहीं है? ऐसा ही है ना? तो ये हमारे पास 3NF की नॉन कंप्लाइंस हुई ना, ठीक है। जब हमने 2NF का टेबल बनाया तो 3NF की नॉन कंप्लाइंस हुई। आप यही चाहते थे कि एक ऐसा टेबल हो जिसमें सारी चीज़ें हो जाए। अब हम इसको कंप्लाइंट बनाएंगे। किसका? 3NF का। किसका? 3NF का। किसका? आई रिपीट, 3NF का, ठीक है। तो अब इसका टेबल बनाना शुरू करते हैं, सही होगा। तो आपके पास कोर्स कोड C10 20 30, कोर्स टाइटल FA बिजनेस लॉ टैक्सेशन, ठीक है। इंस्ट्रक्टर आईडी फॉरेन की है, सर ने बताया होगा कि फॉरेन की का लिंक लाजमी लगाना है, ठीक है। ये फॉरेन की, क्योंकि यार देखो कोर्स कोड नहीं आएगा ना तो आपके पास इंस्ट्रक्टर आईडी नहीं आएगी, और आईडी नहीं आएगी तो इंस्ट्रक्टर नेम नहीं आएगा। तो ये कोर्स कोड के साथ आईडी को लिंक करना लाजमी है, इस फॉरेन की को लिंक करना लाजमी है, इस फॉरेन की को लिंक करना लाजमी है, इस फॉरेन की को लिंक करना लाजमी है, क्योंकि अगर इसे लिंक नहीं करोगे तो आपके पास आईडी नहीं आएगी, और आईडी नहीं आएगी तो आपके पास इंस्ट्रक्टर नहीं आएगा, ठीक है। 1 I2 I1, ठीक है। अब नीचे आप लिख दो इंस्ट्रक्टर आईडी, जो कि यहाँ पे प्राइमरी की है, वहाँ पे फॉरेन की है। फॉरेन की लिंक करती है टेबल्स को, जो कि मैं समझाना चाह रहा था, यहाँ पे समझ लिया आप लोगों ने, और यहाँ आपके पास इंस्ट्रक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास एक प्रॉपर कंप्लाइंस हुई है हर टेबल की, यानी कि जब भी अब आपके पास आप C10 लिखोगे तो आपके पास कोर्स टाइटल आ जाएगा, आपके पास इंस्ट्रक्टर आईडी आ जाएगी, और इंस्ट्रक्टर आईडी के सामने मिस कामरान आ जाएगा, ठीक है। I1 का इंस्ट्रक्टर कौन है? कामरान, ठीक है। जब भी आप लिखोगे कोर्स 30 तो आपके पास टैक्सेशन आ जाएगा। टैक्सेशन का इंस्ट्रक्टर आईडी क्या है? I1 है। I1 कौन पढ़ाता है? मिस कामरान पढ़ाता है, हमेशा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद जब आपको पता लगाना होगा कि C20 में कौन कंस्ट्रक्टर टाइटल क्या है? बिजनेस लॉ कौन पढ़ाता है? I2 का टीचर, I2 आईडी है। I2 किसके पास है? मिस आयशा के पास है, यानी हम हमेशा देखेंगे तो I2 मिस आयशा को ही एलोकेट हो रही होगी, ठीक है। आई होप सो कि आप लोग को समझ आया हो। कोई टेक्निकल फॉल्ट हो यार तो उसे पॉइंट आउट इसलिए नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन बनाना इटसेल्फ बहुत मुश्किल था, ठीक है। ऐसा एग्जाम ICAP इस तरह का सवाल नहीं दे सकता। इवन आप जब ICAP की अपनी स्टडी गाइड में जाओगे ना, जो आपके पास उनका अपना प्रैक्टिस किट है, उसमें भी उसने वो गलत सॉल्व किया, मतलब सवाल ही पूरा नहीं दिया हुआ जो 1NF 2NF 3NF वाला है, ठीक है। तो आई होप सो यार आपको समझ आई हो, और दुआओं में मुझे याद रखना। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। कमेंट लाजमी करना, मैं अगेन कह रहा हूँ कमेंट और लाइक लाजमी करना। अल्लाह हाफ़िज़।